नवादा में जब जनरल सीट था हुआ तो उसके बाद भूमिहार ही जीतते हैं। आप भी भूमिहार हैं, आप ही लड़ रहे हैं नवादा से इस बार 2024 में बीजेपी से। जातियों मैच कर रहे हैं ना आपका उसमें। स्वाभाविक है कि मेरा सौभाग्य है कि मैं उसी बिरादरी से आता हूँ। जब सामान्य होने के बाद 3 यहाँ से सांसद बने और आगे जब चुनाव आएगा भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता मुस्कान चेहरे पे आ गई। स्वाभाविक है, मुस्कान तो मेरी पार्टी जीतते आई है। मैं चाहूंगा बिरादरी वाला कल भी ये भी सुन रहे हैं कि आपको अगर बीजेपी टिकट नहीं मिला तो आरजेडी में चल जाएगा चुनाव लड़ने का। यशस्वी गृह मंत्री जी ने हिसुआ इंटर विद्यालय के प्रांगण में स्पष्ट रूप से कहा है कि नवादा संसदीय क्षेत्र में इस बार भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार होगा। कोई लोग इस मामले में कहीं से कोई कंफ्यूजन में ना रहें। और उधर चिराग पासवान जो आपके एलाई पार्टनर है वो बोल रहे हैं कि जहां जहां हम जीते हुए हैं, जिन जिन सीटों पे हमारा सांसद है वो सिटिंग सीट हमारा रहेगा। जिन्हें नवादा संसदीय क्षेत्र का चौहद्दी का ज्ञान नहीं, वो हमारी समस्याओं के बारे में क्या जानेंगे। नवादा संसदीय क्षेत्र का नेता नवादा का स्थानीय बेटा बेटी बहू में से कोई हो। मतलब नवादा का हो कि ऐसे बोलना चाहते हैं कि हम ही लड़ेंगे। रोजगार बोले थे 2 करोड़ हर साल देंगे, 15 लाख खाते में आएगा, हर चीज़ सस्ता होगा, तेल पेट्रोल डीजल सब महंगा हो गया। तो और प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, आरक्षण खत्म हो रहा है लोगों का, इसको कैसे मैनेज करिएगा। वेद प्रकाश जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यह प्रचार प्रसार वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने जातियों में बांटकर, धर्मों में बांटकर लोगों को वोट बैंक बनाकर रखा। हम आपसे पूछना चाहते हैं, मोहन भागवत बोले कि जाति पंडितों ने बनाई, तो फिर अब तीसरा कौन आ गया। ये तो मोहन भागवत। जाति पंडितों ने बनाई, पंडित का मतलब क्या। आज कई जगह मंदिरों में आप देखेंगे हमारा दलित भाई परिवार का लोग जो पढ़े लिखे हैं वो पूजा पाठ कर रहे हैं, पंडित वहाँ वो हैं। पंडित का मतलब जाति से नहीं, पंडित का मतलब ज्ञान से है। और हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने ऐसा करके दिखाई है। और आज यही बात मांझी जी पंडितों के लिए बोले तो फिर वहाँ पर ब्राह्मण कहाँ से आ गया। मांझी जी भी एक चीज ऐसा बोले जो हम नहीं बोल सकते। देखिए मांझी जी ने आप लोग ले लिया। अभी नवादा में हमारे बगल में जो बैठे हुए हैं अनिल सिंह है, लगातार 3 बार विधानसभा चुनाव जीते बीजेपी से, हिसुआ विधानसभा क्षेत्र से। 2005, 10, 15, 20 में हार गए, वहाँ से जीत गई नीतू सिंह कांग्रेस से। अब बात चल रही है लोकसभा चुनाव की 2024 की। तो लोकसभा चुनाव में नवादा की जो जनता है इतनी तबाह हो गई है बाहरी सांसद से। आज़ादी के बाद से पहले तो हम 2 जान रहे थे, लेकिन बाद में पता चला सिर्फ एक ही सांसद ऐसे हुए नवादा से जो नवादा के रहने वाले थे। बाकी जितने भी हुए वो सब बाहरी, चाहे गिरिराज सिंह हो, भोला सिंह हो, बिरचंद पासवान हो, संजय पासवान हो, चंदन सिंह हो, और भी बाकी जितने सांसद हुए एगो को छोड़ के सब नवादा जिला से बाहर के। आप ही लड़ रहे हैं नवादा से इस बार 2024 में बीजेपी से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमारा संसदीय बोर्ड है और बिहार प्रदेश इकाई है। जब चुनाव का वक्त आएगा तो यह अपने स्तर से जो कैंडिडेट वहाँ से चयन करते हैं वो हमारा उम्मीदवार होता है। ये तो हो गया जैसे नेताजी बोलते हैं वैसे। हम लोग नेता वाला, हम लोग घर के आदमी। सही से बोले, आप तो घूम रहे हैं, पूरा दौरा कर ले हैं नवादा। देखिए, वो कोई आज मैं नहीं घूम रहा हूँ। मैं 2001-2 से राजनीतिक सफर प्रारंभ किया जिला परिषद से, और आज तक मैं अपने लोगों के दुख में, सुख में, शादी में, श्राद्ध में, डेवलपमेंट में, जो जिस रूप में आते हैं, जहाँ तक मेरी क्षमता है मैं उनके कार्यों में सहयोग करता हूँ। इसलिए मेरे लिए यह निरंतर चलने वाला कार्य है और आज भी कर रहा हूँ। तो इस बार तो पूरा हल्ला उल्ला हो रहा है कि अनिल जी आ रहे हैं बीजेपी। हाँ, ये तो सब लोगों ने देखा कि हमारे नेता यशस्वी गृह मंत्री जी ने हिसुआ इंटर विद्यालय के प्रांगण में स्पष्ट रूप से कहा है कि नवादा संसदीय क्षेत्र में इस बार भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार होगा। कोई लोग इस मामले में कहीं से कोई कंफ्यूजन में ना रहें। तो निश्चित रूप से नवादा जिलावासियों को ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, और नवादा जिलावासियों की भावना है जिससे हमारे प्रदेश के नेता और देश के नेताओं को अवगत कराया गया है। यहाँ की भावना है कि सही आपने कहा कि अब तक जो लोग आए बाहर से यहाँ पे आए हैं और दल के हिसाब से हम लोगों ने सहयोग दिया है। नवादा जिलावासियों ने पार्टी को मदद की है, और इस बार नवादा जिलावासियों की भावना है कि नवादा का स्थानीय उम्मीदवार हो, संसदीय क्षेत्र का व्यक्ति हो। निश्चित रूप से हम लोगों ने भी अपनी भावनाओं से पार्टी को और जिला वासियों की भावनाओं से पार्टी को अवगत कराया है। आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि गंभीरता से पार्टी विचार करेगी इस पर। मतलब नवादा का हो कि ऐसे बोलना चाहते हैं कि हम ही लड़ेंगे।
नहीं, दावा ऐसा- करते हैं, नहीं, बायोडाटा ऐसा- देते हैं ना ऐसा- पार्टी में जाके। वो अलग। अब हम लोग बायोडाटा देने नैकन तो की नहीं है, स्थिति में नहीं नहीं है। है। आप जानते हैं कि अब बायोडाटा देने की जरूरत नहीं तो है। लोग दावा करते हैं कि हम लड़ेंगे, बड़े नेताओं से मिलते हैं दिल्ली में जाके। नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें हमारा प्रदेश इकाई भी असेसमेंट करता है और देश के संसदीय बोर्ड जो हमारा वो जो निर्णय करता है और जिन व्यक्ति को उम्मीदवार बनाएगा उसके साथ हम लोग कंधे से कंधे मिलाकर भारतीय जनता पार्टी को जिताने में अपनी भूमिका का एक तरफ अमित शाह बोल रहे हैं कि नवादा से बीजेपी का कैंडिडेट होगा, और उधर चिराग पासवान जो आपके एलाई पार्टनर है वो बोल रहे हैं कि जहां जहां हम जीते हुए हैं, जिन जिन सीटों पे हमारा सांसद है वो सिटिंग सीट हमारा रहेगा। तो फिर चिराग और अमित शाह की आपको भी पता है कि चिराग जी का आज के दिनों में जो हमारे यहाँ से सांसद हैं वो चिराग जी के साथ नहीं है। वो व्यक्ति पशुपति पारस जी के साथ वो भी है। तो बीजेपी के साथ है। तो अभी स्थिति जो है, लेकिन प्रदेश स्तर पे आपको भी पता है कि वो किनके साथ और किस रूप में है। अभी वर्तमान में तो हैं। अब हमारा एलआई पार्टी है और ऐसे मामले में निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ हमारे केंद्रीय शीर्षस्थ नेतृत्व को, संसदीय बोर्ड को है और उसमें जो निर्णय लिया जाएगा, हम लोग अपनी भावना से अवगत करा चुके हैं। और पार्टी के हमारे शीर्षस्थ नेता ने जब कहा है नवादा वासियों को स्वयं आकर कि इस बार नवादा भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, तो नवादा जिला वासी इस पे पूर्ण रूपेण विश्वास करके और अपनी भावनाओं से जो अवगत कराया है अपने नेताओं को, उस पर उम्मीद लगाए बैठी है। और मेरा विश्वास है कि आने वाला कल निश्चित रूप से नवादा जिला वासियों की भावनाओं का सम्मान होगा। परिस्थिति ऐसी आ गई कि एलजेपी कहीं कैंडिडेट हो और बाहर का मान लीजिए चंदन सिंह ही हो, तब क्या करेंगे अनिल सिंह? देखिए, वो परिस्थिति जब आएगी तब उस पर विचार करेंगे हम लोग। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जब कहा है, कुछ विचार करेंगे। मैं वही कह रहा हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी के इतने वरिष्ठ नेता, जब भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे चुनाव होगा, कमल छाप लड़ेगा, यह बात जब हमारे यशस्वी गृह मंत्री जी कह चुके हैं, तो उससे इतर हम लोग जरा सा भी सोचने और देखने के लिए तैयार नहीं है। फिर चिराग पासवान का क्या होगा? वो भी अब वो देखिए, अब बिहार में 40 संसदीय सीट है। उसमें ऐसा होता है कि मान लीजिए यहाँ पे अगर उन्हें कितनी सीट मिलती है और उन सीटों में कौन सा सीट उनके लिए भी उपयुक्त होगा। क्योंकि हम लोग सिर्फ नवादा और 6 सीट नहीं हम लोग लड़ रहे हैं। चिराग पासवान यहाँ दौरा भी कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ आपसे कि मैं 40 सीट पे चुनाव लड़ रहा हूँ। उसमें चिराग जी भी हैं, मांझी जी भी हैं, जो भी मेरे गठबंधन के साथी हैं। मैं यह मान के नहीं चल रहा हूं। अब सिंबल का जहां सवाल है, तो मेरे गृह मंत्री जी ने जब कहा है तो नवादा भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, इन बातों पे हम लोग आश्वस्त हैं। और हम लोगों की जो भावना है, नवादा जिला वासियों की जो भावना है, उन भावनाओं से हम लोगों ने अपने शीर्षस्थ नेताओं को अवगत करा दिया है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेता नवादा जिला वासियों की भावनाओं का सम्मान करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। नवादा में बीजेपी लड़ी, ठीक है, कैंडिडेट बाहरी होंगे फिर से, तब देखिए, वो बात तो अभी तक जिस तरह से होता आया है वो आपने देखा है। परिस्थिति जब आएगी वैसी, तब हम लोग, और अभी इस पे कोई विचार के लायक कोई बात तो है नहीं। हम लोग अपने नेताओं जाके रुक रहे हैं, उसके बाद हम अपने नेताओं से अपने जिला वासियों की भावनाओं के बारे में ही बता सकते हैं, पर निर्णय लेना तो केंद्रीय बोर्ड को ही लेकिन है। एक बात हम भी परिस्थितियों में देखिए, 2 बात है। यह बात सत्य है कि नवादा जिले के लोग यह महसूस करते हैं कि जो नवादा का जिस रूप में विकास होना चाहिए, हमारा विकास नहीं हुआ है। 4 लेन बन रहा है रजौली बॉर्डर से बख्तियारपुर तक। आप भी आते जाते देखते होंगे कि जहां नवादा का बॉर्डर जहां से समाप्त होता है और नालंदा का बॉर्डर प्रारंभ होता है, वहां से आप देखेंगे कि छोटे छोटे भी टाउन जहां शहर बसे हैं रोड पे, वहां एलिवेटेड रोड वहां बनाया गया। पर नवादा जैसा मेरा मुख्यालय डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में भी हमारा बाईपास बना है। ऐसा लगता है कि इस तरफ और उस तरफ, दोनों तरफ से आप क्रॉस करेंगे तो पता भी नहीं चलेगा कि हम शहर पार कर गए। और वहां पे जब हमारा एलिवेटेड अगर होता, आज सिर्फ सांसद को, हमारे यशस्वी मंत्री नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में जो आज देश सड़क मार्ग के मामले में, पुल पुलिया के मामले में जो उत्तरोत्तर जिस तरह से काम किया है, उसमें अगर सांसद सिर्फ जाकर कहे होते कि नवादा को भी एलिवेटेड
आप कर दीजिए तो हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आज जो पता नहीं चलता है कि इस पार से कौन क्रॉस कर रहा है, उस पार से कौन कर रहा है, और जब एलिवेटेड बनता तो शायद उस पुलिया के नीचे हमारे रेहड़ी वाले, ठेला वाले, सब्जी बेचने वाले फुटकर भाई लोगों के लिए वो रोजगार का और संसाधन और रोजगार उपलब्ध कराता। और नवादा का बॉर्डर जहां से प्रारंभ होता है रजौली तक अगर जाएंगे तो 65 से 70 किलोमीटर लगभग दूरी है। इतने में हमें लगता है कि लाखों लोगों के लिए रोजगार सृजित होता, जो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा व्यक्तिगत राय है, कि स्थानीय सांसद स्थानीय समस्याओं को अगर समझे होते तो शायद नवादा जिला वासियों को यह देखना नहीं पड़ता। नवादा के युवाओं के, नवादा के किसानों के लिए, नवादा के फुटकर विक्रेताओं के लिए एक अवसर मिलता। जिन्हें नवादा संसदीय क्षेत्र का चौहद्दी का ज्ञान नहीं, वो हमारी समस्याओं के बारे में क्या जानेंगे, और जब समस्याओं को जानेंगे नहीं तो हमारा समाधान क्या लाएंगे मेरे समक्ष। आज मेरा जिला सिंचाई के क्षेत्र में हम बहुत पिछड़े हैं। अपर सकरी जलाशय योजना बरसों से डिमांड है। हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं है। हमने अपने प्रयास से आज NH31 जिसकी कॉपी मैं उपलब्ध करा दूंगा, गडकरी साहब से मात्र एक मुलाकात की और उन्होंने ऑर्डर किया, जो आज निर्मित है, बहुत जल्द नवादा जिला वासियों को उसका लाभ मिलने भी लगा है। और जब क्लियर हो जाएगा तो मात्र हमें लगता है कि नवादा से पटना की सफ़र हम 2 घंटे में तय कर पाएंगे। मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज आज गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से सदन के अंदर उठाया था और आज बनकर तैयार है। पॉलिटेक्निक कॉलेज खनवा में बनकर तैयार है। और तो जब हमें इन चीज़ों की समस्याओं का ज्ञान था तभी मैं उसके समाधान के लिए प्रयत्न कर पाया और उसका समाधान सामने। तो मैं भी ये चाहता हूँ, कोई आज मैं पहली बार नहीं, मैं वर्ष 2009 में इन बातों को और इन बातों से अपने शीर्षस्थ नेता और प्रदेश के देश के नेताओं को अवगत कराया था कि नवादा संसदीय क्षेत्र का नेता, नवादा का स्थानीय बेटा बेटी बहू में से कोई हो, जिसे नवादा की चौहद्दी का ज्ञान हो, नवादा की समस्याओं का ज्ञान हो, तभी वो हमारा समाधान लाएंगे। और उन बातों पे मैं आज भी कायम हूँ। पर पार्टी का हम लोग एक सिपाही हैं, अपना काम है, अपना दायित्व है पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं तक अपनी भावनाओं को पहुँचाने का, और हम सरकार और पब्लिक के बीच का एक जनप्रतिनिधि सेतु होता है। मैं अपने दायित्व का निर्वहन हमेशा करता रहा हूं। और उस पे अब तक जो हुआ, आपने सही कहा कि हमारे एनडीए के एमपी हैं, पर एनडीए के एमपी हैं तो उनका दायित्व था, उन्होंने नहीं निर्वहन किया। तो मैं आज भी खुले मन से आपके चैनल के माध्यम से भी कह रहा हूं, और मैं इससे, ताकि आने वाला कल कोई व्यक्ति हो तो वो शिक्षा लें और नवादा की समस्याओं के तरफ उनका ध्यान आकृष्ट हो और उसका समाधान करने की चिंता करें। लेकिन इस बार नवादा जिले के तमाम लोगों का, चाहे किसी दल के लोग हों, कहीं से भी आप लेंगे, जन जन की आवाज़ है कि नवादा का नेता स्थानीय, नवादा का सांसद, नवादा संसदीय क्षेत्र का बेटा बेटी बहू। एक चीज़ ये भी सुन रहे हैं कि आपको अगर बीजेपी से टिकट नहीं मिला तो आरजेडी में चल जाएगा चुनाव लड़ने का। देखिए एक बात बताइए, मैं जब से आया, मैं पार्टी में, आप मेरा रिकॉर्ड देख लीजिएगा, मैं पार्टी की सदस्यता अगर ग्रहण किया तो भारतीय जनता पार्टी का किया है। और अब तक भारतीय जनता पार्टी में मैं एक सिपाही के रूप में काम कर रहा हूं, एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का हूं। और भारतीय जनता पार्टी के हित में जो होगा, उन बातों से आज आपके चैनल के माध्यम से भी कह रहा हूं और अपने नेताओं को भी कहते रहा हूं। और आने वाला कल भी मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही बनकर काम करूंगा। और जो डिमांड है नवादा जिला वासियों का, पार्टी हमारी जिस किसी को भी देगी, मैं पूरी ईमानदारी से उस व्यक्ति का सारथी बनकर साथ दूंगा, स्वार्थी बनकर नहीं। अब नवादा से बाहर की बात करते हैं, इस चीज़ को कैसे आप संभालिएगा कि युवाओं में जो है रोजगार को लेके, महंगाई को लेके मोदी जी के प्रति आक्रोश है और गुस्सा दिखता है युवाओं में, खास करके कि रोजगार बोले थे 2 करोड़ हर साल देंगे, 15 लाख खाते में आएगा, हर चीज़ सस्ता होगा, तेल पेट्रोल डीजल सब महंगा हो गया, तो अब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, आरक्षण खत्म हो रहा है लोगों का, इसको कैसे मैनेज करिएगा? वेद प्रकाश जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप बड़े शिक्षित हैं या हौसला से भरपूर, आप कहेंगे आपको मैं, आप एक्टिविस्ट हैं, आपका मैं हमेशा न्यूज़ सुना हूँ। यह प्रचार प्रसार वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने जातियों में बांटकर, धर्मों में बांटकर लोगों को वोट बैंक बनाकर रखा। हम आपसे पूछना चाहते हैं, अभी कल भी मोहन भागवत बोले कि जाति पंडितों ने बनाई, तो फिर अब तीसरा कौन आ गया? ये तो मोहन भागवत। जाति पंडितों ने बनाई, पंडित का मतलब क्या? आज कई जगह मंदिरों में आप देखेंगे हमारा दलित भाई परिवार का लोग जो पढ़े लिखे हैं वो पूजा पाठ कर रहे हैं, पंडित वहाँ वो हैं। पंडित का मतलब जाति से नहीं, पंडित का मतलब ज्ञान से है। और हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने
ऐसा करके दिखाई है और आज यही काम बात कर रहे मांझी हैं। जी पंडितों के लिए बोले तो फिर वहां पर ब्राह्मण कहाँ से आ गया? मांझी जी भी एक चीज ऐसा बोले जो हम नहीं बोल सकते। नहीं देखिए, मांझी तो उस जी समय ने, आप लोग ले लिया मैं नहीं, हम लोगों ने नहीं लिया, हमारी पूरा पार्टी बीजेपी ने। वाले ले लिए। कैसे आप यह बात कह सकते हैं? पूरा बीजेपी वालों ने। अगर किसी व्यक्ति विशेष को आप टारगेट करते हैं, आज के डेट में जो जातीय और वर्ण व्यवस्था है उस पर अगर किसी को टारगेट करते हैं तो किसी को बुरा लग सकता है, लेकिन मैं अपनी राय कह सकता हूं, मेरी पार्टी की राय है कि ये जो वर्ण व्यवस्था थी, उस वर्ण व्यवस्था जिनको जो दायित्व मिला था उस आधार पे था, और आज उसको वर्ण व्यवस्था उस जाति व्यवस्था में आप ले आए हैं। तो ये वोट बैंक के जो ठेकेदार हैं ना, वो अपने सुविधा के हिसाब से उस जातियों को वर्गीकृत करते हैं, वर्णित करते हैं और अपना वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। महंगाई को लेके जो बातें हो रही है, डीजल पेट्रोल तेल सब तो महंगा हो गया, ये तो आप भी देख रहे हैं। अब ऐसा हुआ कि मोदी जी को 200 रुपया गैस को सस्ता करना पड़ा। एक बात आप बताइए, हम सब भी, हम अपने अभिभावकों से सुना करते हैं कि कभी सोना हुआ करता था 165 रुपये, 265 रुपये, तो वो आज संसाधन आपको सब चाहिए, सुविधा सब चाहिए, तो टैक्स तो लगेंगे भैया, टैक्स तो देना पड़ेगा और उसी की सुविधा तो आपको मिलेगी। आज एक बात बताइए, आज एक मात्र 2 ब्रिज, बिहार की बात मैं कहता हूँ, आज बिहार में 2 एम्स हैं, उस एम्स को बनाने में राशि की जरूरत पड़ी होगी ना। आज जो हमारा गंगा नदी पे आज 10 से 11 ब्रिज, बड़े बड़े ब्रिज बनाए गए, उसमें राशि तो लगी होगी ना। आज जो हमारा एक रोड बन रहा है 4 लेन में राशि तो लगी ना। तो उसमें जो है, और जब ये महंगाई की बात सिर्फ कह रहे हैं तो हमारे ऊपर क्यों ला रहे हैं भैया? हम जो जिन चीजों को, आप डीजल की बात किया, आपने पेट्रोल की बात की, तो मान लीजिए जो हम कच्चा तेल खरीदते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो मूल्य होता है उसके आधार पर दर का निर्धारण होता है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, उसके हिसाब से करना पड़ता है। एक मिनट पूरी बात करने दीजिए। लेकिन आप स्टेट का जो टैक्स लगा रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट लगा रही है, वो टैक्स क्यों नहीं माफ कर देती? देखिए डीजल का रेट कहां आ जाएगा, देखिए आप पेट्रोल का रेट कहां आ जाएगा, उसको करना चाहिए। तो ये बोलने के लिए ये सच्चाई है कि झारखंड से ज्यादा महंगा पेट्रोल डीजल बिहार में है? नहीं, अभी आप पता कर लीजिए। मैं इधर आते जाते, मैं अब झारखंड में डीजल नहीं लेता, मैं कल परसों इधर में देवघर से आया हूं, मैं अब बिहार में लेता हूं। झारखंड में ज्यादा है, बिहार में कम है कुछ पैसे। पेट्रोल का कीमत शायद वहां कम है, पेट्रोल झारखंड में कम, झारखंड में कम है कुछ, डीजल यहाँ पे तो वो स्टेट का। भैया मैंने तो बोला ही कि जब स्टेट अपना टैक्स उन्होंने जो बैट और जो लगाया है, तो कोई भी स्टेट अगर कम करना चाहता है तो कहाँ भारत सरकार ने रोका? रोजगार को लेकर भी बता दीजिए। रोजगार को लेकर मैं आपसे कहता हूँ, आज स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्किल्ड इंडिया के माध्यम से हमारे यहाँ युवाओं को हम लोग प्रशिक्षित कर रहे हैं। भैया एक बात, पूरी बात, जो हम स्किल्ड कर रहे हैं और उसके साथ साथ स्किल्ड करने के बाद वो युवा वो रोजगार स्वयं मांगने के लिए ना आए, रोजगार दूसरों को उपलब्ध कराए, उसके लिए सरकार ने मुद्रा लोन के माध्यम से हम स्किल्ड करके पैसे दे रहे हैं। आप जितने लोगों को हम लोगों ने ये व्यवस्था दिलाई है, मैं अभी 2 दिन पहले, आपको स्मरण होगा, नहीं तो मैं कॉपी आपको उपलब्ध करा दूंगा या विजुअल भी दे दूंगा, या फेसबुक से आप निकाल के देखेंगे। मैं हिसुआ में जो स्किल्ड हुए उन बच्चों को मैं सर्टिफिकेट निर्गत कर रहा। मैंने उन लोगों से भी कहा कि आप लोग को जो मिला है उससे सरकार की जो पॉलिसी है, सरकार की जो योजनाएं हैं, उस आधार पे आप PMGSY के माध्यम से या अन्य मामले से या मुद्रा लोन के मामले से आप प्रोजेक्ट बनाइए और बैंक में आप जाइए, मुझसे जहां जरूरत पड़े आप आइए, मैं सहयोग करूंगा। मुद्रा योजना नहीं सक्सेस हुआ है? नहीं वेद जी, मैं डेटा निकालिए मुद्रा योजना, हम बता रहे हैं ना, मैं दिलाया हूं और कई लोगों को रोजगार के लिए आप ऐसा कहेंगे तो मैं एक दिन कार्यक्रम कर दूंगा आपके लिए हिस्सा में। देश के लेवल पे नहीं, भैया एक बात बताएं, अपने क्षेत्र में युवाओं को दिलवा दिए होंगे, बैंक में मिलता कहाँ मुद्रा योजना? एक बात बताइए, भोजन आपके घर में बना दिया जाए, थाली परोस दिया जाए और आप खाने को तैयार नहीं है भैया, लोग तो जाते हैं, बैंक वाले नहीं है, तो उसी के लिए तो जनप्रतिनिधि, हमने क्या बोला कि सरकार और पब्लिक के बीच का सेतु होता है जनप्रतिनिधि। यह दायित्व तो जनप्रतिनिधि का होता है, MLA हो, MP हो, MLC हो या उस वार्ड का मेंबर हो, हमारा मुखिया हो, उनकी जिम्मेवारी बनती है और उसी में तो पब्लिक को हमको आगे ला करके और रोजगार मुहैया कराने के लिए हमें आगे आना चाहिए। और जाकर के आज भी मैं बता रहा हूँ, आज मैं यहाँ बैठा था, बड़ैल पंचायत के पूर्व मुखिया जिन्होंने एक प्रोजेक्ट डाला था, मैनेजर उनको घुमा रहे थे, तब तक तो बेचारे वो खुद से प्रयास किया, मैनेजर बोल रहा है मैं भेज दिया हूं बिहार शरीफ आपके फॉर्मेट को। जब वो लड़के वहां गए तो वहां फॉर्मेट उनका नहीं था और फिर अभी आए तो हमारा आज कुछ काम था, उन्होंने कॉल किया कि कहाँ है भैया, हम बोला कि हम यहीं हैं बाबू सर्किट हाउस में, बोला कि मिलना चाहते, बोले आ जाओ।
मैंने आया, फॉर्मेट उन्होंने दिखाया, मैंने मैनेजर से बात किया कि ये आपका अप्लाई 5वें महीने में हुआ है, अब तक इस लड़के का क्या हुआ? तो बोला कि हमने भेजा था, वहाँ से हमको बोला गया कि 15 लाख करें कि 25 लाख करें। हम बोले ये आप लोग का विषय था, इस लड़के ने जो आपको दिया है आवेदन, आप इसके प्रोजेक्ट में फर्स्ट किस्त में जितना करना है करें, आप टहला क्यों रहें? इसका मतलब इस मामले में और कोई बातें हैं, ये बात समझ में आ रही है तो दिमाग से निकालिए और इस युवाओं को, इन लोगों को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करिए, और नहीं तो बताएं तो मैं भी आता हूं। नहीं, हम तो आज भैया उनको बोला था कि उनको भेज दीजिए, मैं अभी बात करता हूं, लड़के गए हैं। मैंने बोला है कि अगर नहीं करता है तो फिर आप मेरे पास आना, मैं चलूंगा साथ में। तो इस तरह से वेद जी, जब हमारे जैसे प्रतिनिधि, आपके जैसे एक्टिविस्ट जब लोगों को सपोर्ट करेंगे तो निश्चित रूप से ऐसे भ्रष्टाचारी जो परेशान कर रहे हैं युवाओं को, उन पे विराम लगेगा। और कुछ अभी जो एक खबर चल रही है, तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन, उनके बेटे हैं उदयनिधि स्टालिन, उनका जो बयान आया है सनातन धर्म को लेके, डेंगू और उसे खत्म कर देना चाहिए, उस पर क्या, आप तो बीजेपी से हैं, पूरा इसको बीजेपी ले लिए आड़े हाथों और उस पर पूरा चल रहा है? देखिए, दो बात है, सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है और सनातन धर्म सभी धर्मों की जननी है। शायद उन्हें पता नहीं है तो कुछ भी बोलते हैं, चूंकि वोट बैंक की राजनीति करनी है और सामने अब चुनाव है तो कुछ कुछ बोलना है। हिंदुओं को जितना गाली दो, एक वर्ग है जो जब हिंदू को आप गाली देंगे तो पोलराइज होंगे आपके तरफ। इन मानसिकता से जिन्हें जो मर्जी आ रहा है बोल रहे हैं, तो उसी कड़ी में वो भी है। मुबारक हो उनको उनका सोच। लेकिन अगर देश का 80% हिंदू एक साथ खड़े होंगे तो इन वोट के ठेकेदारी लेने वाले लोग और वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग कहाँ होंगे? यही तो आप चाहते हैं कि 80% बढ़े। मैं नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता 80% में दलित को भी नहीं लेते हैं। वेद जी, जब मैं चाहता तो इन शब्दों को मैं बोलता ना। स्टालिन क्यों बोल रहे हैं? स्टालिन बोल रहे हैं तो उन्हें अपने आप पे भरोसा नहीं है, वोटर हिंदुस्तान वासियों पे भरोसा नहीं है। और एक राजनीति करने वाला व्यक्ति धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, वर्ण और वर्ग के आधार पे राजनीति करेगा, वो कभी भी समाज को सही दिशा नहीं दे सकता। ये मेरा मानना है। नवादा एक ऐसी जगह है, ऐसा संसदीय क्षेत्र है जहां लंबे समय से, सिर्फ एक को छोड़ दें तो आज़ादी के बाद से बाहर के सांसद बने हैं। और पहले ये रिजर्व सीट था, SC कैटेगरी के लिए दलित सांसद बनते थे। लेकिन पिछले 4 चुनाव को देख ले तो 2014 से 2009 से यहाँ जनरल हो गया। और 2009 में पहली बार यहाँ से जीते भोला सिंह, उसके बाद जीते गिरिराज सिंह, उसके बाद जीते चंदन सिंह 3, और उसके बाद चौथा चुनाव ये होगा। जनरल सीट होने के बाद एक चीज़ खास इसमें देखा गया है कि NDA के ही जीते, और एक जाति को भी देखा जाए, चूँकि बिहार में जाति फैक्टर है चुनाव में, तो भूमिहार जाति के ही व्यक्ति चुनाव जीते हैं NDA से, और ये भी उस खांचे में फिट बैठते हैं। तो इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि नवादा में जब जनरल सीट हुआ तो उसके बाद भूमिहार ही जीतते हैं? आप भी भूमिहार हैं। देखिए, उसको इस रूप में मानते हैं कि आज के दिनों में भारतीय जनता पार्टी, सभी जातियों का समावेश भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन उन दिनों जब जातीय उन्माद बिहार में था और उन परिस्थितियों में यहाँ पे बैस और बरमर्सी 100% भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स के रूप में अपना सहयोग पार्टी को करते थे। और इसी वजह से, और अन्य लोग भी, जो अन्य जाति के लोग हैं, उन लोग भी जब कैंडिडेट आते हैं तो उनके कैंडिडेट का व्यक्तित्व और दल का जो पार्टी के अंदर विश्वास होता है, उसके आधार पर सिलेक्शन करते हैं। तो हम सबका सौभाग्य है कि जिस पार्टी के हम सिपाही हैं, सदस्य हैं, उस पार्टी को नवादा जिला वासियों ने जातियों मैच कर रहा है ना आपका उसमें? स्वाभाविक है कि मेरा सौभाग्य है कि मैं उसी बिरादरी से आता हूँ। जब सामान्य होने के बाद 3 यहाँ से सांसद बने, और आगे जब चुनाव आएगा भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता, मुस्कान चेहरे पे आ गई। स्वाभाविक है, मुस्कान तो मेरी पार्टी जीतते आई है। मैं कहूँगा बिरादरी वाला कल भी नहीं, मेरा तब इसका मतलब जुड़ने के बाद मैं वेद जी आपसे कहना चाहता हूँ, मेरे बारे में आप सबसे मेरा एक घर नहीं मिलेगा। मैं जिस कंस्टिट्यूएंसी का नेतृत्व किया, हम एंटीबायोटिक है, सब रोग में काम। हाँ बिल्कुल, मैं और खास करके मैं कह रहा हूं कि जहां पे एक घर भी मेरा सामान्य वर्ग का नहीं हो, वो बुधुआ पंचायत है। आप उस पंचायत में जाकर के एक बार मैं आग्रह करूंगा कि आप सबसे गरीब से गरीब दरवाजे पे जाएं, समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों तक जाएं, उसके बाद उनसे मेरे बारे में पूछें तो आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी, मेरे व्यक्तित्व और मेरे कार्य संस्कृति को जाके देखें। ठीक है।
है, शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो पूरी बातचीत को लेकर क्या कहना आपका बताइएगा कमेंट बॉक्स पे। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किए कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं, घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।